हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी 68 के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, 68 बीपीएससी में जो भी छात्र बैठने के लिए जा रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ी जो चुनौती है वो निबंध को लेकर है। बहुत सारे लोग अभी भी परेशान हैं कि निबंध कैसे लिखा जाए, क्या स्ट्रेटजी हो। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो विभिन्न संस्थान में निबंध की तैयारी किए, लेकिन कमोबेश स्थितियां सभी लोगों की एक जैसी है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ज़्यादातर छात्र सिर्फ पढ़ने में विश्वास करते हैं, लिखने का स्किल जो है उस पर वो ध्यान नहीं देते। जबकि प्रतियोगिता परीक्षा में जो सबसे बड़ी कड़ी है वो है आपको निबंध लेखन का अभ्यास काफ़ी आवश्यक है। अगर निबंध पेपर में है तो वहाँ चुनौतियाँ काफ़ी जटिल हो जाती है। पेपर फर्स्ट पेपर 2 बीपीएससी में भी अगर देखा जाए तो दोनों को अगर आप कंपैरिजन करेंगे निबंध को, तो सबसे चुनौतीपूर्ण आपको निबंध इस बार होने जा रहा है। क्योंकि जो बच्चे पूर्व में पढ़े हैं या फिर पूर्व में बीपीएससी दिए हैं या नहीं दिए हैं, तो उनके लिए एक प्रारूप जरूर है कि पहले क्वेश्चन कैसे रहे हैं, किस प्रवृत्ति के क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर फर्स्ट में, पेपर 2 में। लेकिन निबंध में ऐसा कोई भी चीज़ अभी नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि निबंध में बहुत ज़्यादा प्रयोग बीपीएससी में भी नहीं होने जा रहा है। निबंध जो है आपको आसान प्रवृत्ति के ही पूछे जाएंगे। ज़्यादातर जो संभावना है, जैसे कि आपको अगर निबंध जो है कि एक राष्ट्रीय स्तर का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अगर पूछा जाए तो इन्वायरमेंट के मुद्दे से जोड़कर दिया जा सकता है, मीडिया की स्वतंत्रता से जोड़कर दिया जा सकता है, महिला सशक्तिकरण पे जोड़कर दिया जा सकता है, ठीक है, देश की वर्तमान जो चुनाव का जो स्थिति है उसके मद्देनज़र निबंध दिया जा सकता है। तो निबंध का प्रारूप बहुत जो है बदला हुआ नहीं रहेगा। और जो आपको दिया गया है अमूर्त निबंध, वो भी निबंध जो है कि आप लिखने की स्थिति में होंगे अगर आपने ईमानदारी से पढ़ाई किया है। बिहार स्पेशल में आपको शराबबंदी पे निबंध आ सकता है, महिला सशक्तिकरण पे निबंध आ सकता है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था पे आ सकता है, बिहार में बाढ़ आ सकता है। तो जो विकल्प होंगे उसमें कमोबेश आप जो है निबंध लिखने की स्थिति में होंगे अगर आपके पास कंटेंट है तो। अब एक प्रश्न यहाँ पे ये उठता है कि निबंध को कितने शब्दों में लिखा जाए। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि निबंध जो है आपको लिखने 3 हैं। पहले आपको उसके बारे में सोचना है, 5 मिनट जरूर आपको सोचने में समय देना है कि किन किन आयाम पे हमको चर्चा करनी है। दोस्तों, निबंध जो होता है उसमें कहीं ना कहीं किसी विशेष चीज़ों का उसमें जुड़ाव होता है, कोई पक्ष उसमें ऐसा होता है जो मजबूत होता है। जैसे कि आप पंचायती राज पे लिखने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर पॉलिटिकल जो इशू है, संवैधानिक जो प्रोविज़न है, वो वहाँ एक महत्वपूर्ण घटक है। अगर आप महिला सशक्तिकरण पे लिखने जा रहे हैं तो हो सकता है ऐतिहासिक संदर्भ को आप पहले लें, ठीक है, कि महिलाओं की पहले क्या स्थिति रही, वर्तमान में क्या स्थितियां हैं, ठीक है, सशक्तिकरण में क्या क्या चेंजेज हुए, क्या सरकार ने आरक्षण या अन्य सिस्टम से महिलाओं को सशक्त किया है, महिला आयोग की चर्चा आप करें। तो जो आपका मूल फैक्टर है जिस निबंध में, उसी को पहले रखें। अगर पॉलिटिकल ढर्रा को लिए हुए निबंध है तो पॉलिटिकल इशू को पहले लिखेंगे, फिर सोशल इशू लिखेंगे, ठीक है, फिर इकोनॉमिकल इशू लिखेंगे, फिर उसके बाद फिर आप सांस्कृतिक आयाम को लिखेंगे। इस ढंग से आपको निबंध का अप्रोच होना चाहिए। पहले से कोई फिक्स रोड मैप आप नहीं रखिए तो आप बेहतर स्थिति में रहेंगे। और दूसरी नंबर बात है कि आंसर में विश्लेषण आप जरूर करें निबंध में, ठीक है, निबंध में विश्लेषण पक्ष का बहुत महत्व है। और जितने भी एग्ज़ाम में हमने भी मेंस दिया है और फिर अन्य जो मेरे साथी हैं अच्छे स्कोर जो पाए हैं, मेरे मित्र जो हैं असिस्टेंट कमांडेंट हैं, मैंने भी खुद जो है कि उसमें निबंध वाले पोर्शन में अच्छा अंक पाया था, फिजिकल बेहतर नहीं होने के कारण सिलेक्शन नहीं हुआ।
तो हम कह रहे हैं कि निबंध कैसे लिखा जाए इसमें और बेहतर अंक कैसे पाया जाए। यूपी पीसीएस में भी बहुत सारे मित्र हमारे सेलेक्टेड हैं। तो निबंध जो लिखने की जो शैली है ना, उसमें आपको सबसे पहली चीज होती है मौलिकता। निबंध में अगर मौलिकता नहीं है, आपके अपने दृष्टिकोण नहीं है, तो वो निबंध को बेहतर निबंध की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। बहुत सारे लोग हैं जो किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण को शुरुआत में ही लिख देते हैं कोटेशन में कि इन्होंने ये बोला। ये बिल्कुल गलत प्रोसेस है। आप पहले अपनी भूमिका अपने शब्दों में दें, फिर सेकेंड स्टेप में आप जब आते हैं तो उसके बाद विभिन्न आयामों की चर्चा करें, और वहाँ अगर आपको लगती है कि कोई टिप्पणी बेहतर है किसी संदर्भ में, तो आप वहाँ पे डाल सकते हैं। हाँ, लेकिन उस ऐसे में उसका जुड़ाव होना चाहिए। जो पक्ष को आप दर्शाना चाहते हैं वो पक्ष स्पष्ट रूप से झलके कि यहाँ पे इसकी डिमांड है। ये नहीं कि कहीं से कहीं चीज़ों को जोड़ देना। और बहुत सारे हम टेस्ट सीरीज जब हम लोग चला रहे हैं तो हम लोग इस पर वर्क किए कि क्या कमियां हैं। और इस कमी का सबसे बड़ा कारण है ना कि छात्र जो है सिर्फ जो है कि अब चीज़ें क्या हो गई है, डिजिटल एजुकेशन जो है वो काफ़ी छात्रों को भ्रम में डाल दिया है। लोग प्रैक्टिस करना ही छोड़ दिए, ऑफलाइन क्लास के महत्व को ही इग्नोर करना शुरू कर दिए। आप अगर ऑफलाइन क्लास के महत्व को इग्नोर करेंगे और जो वैसे शिक्षक जो आपको पर्सनल गाइड कर सकते हैं, चीज़ों पे पर्सनल बात कर सकते हैं, उनको अगर आप इग्नोर करेंगे तो सफलता थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, आजकल के युग में आप डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हैं, आपको सक्रियता आ गई है, बहुत सारे मैटर आपको मिल जा रहे हैं, लेकिन एक कम से कम आपको गाइड करने वाला व्यक्ति होना चाहिए जो कि आपको सप्ताह में टाइम दे सके, चीज़ों को बता सके कहाँ पे कैसे लिखना है। और टेस्ट ज़रूर दीजिए। मैं तो यही बोलूँगा कि आगे आप लोग टेस्ट ज़रूर दीजिए, और इस बार जो आप लिख रहे हैं उसमें अपनी मौलिकता, भूमिका और निष्कर्ष में कम से कम ज़रूर रखिएगा। और 2-3 चीज़ें हैं जो कि निबंध को सरल बनाती है, अच्छा बनाती है, व्यवहारिक बनाती है। उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है कि जिस पार्टिकुलर टॉपिक से निबंध को जोड़ा गया है, या चाहे वो पॉलिटिकल इशू हो, सोशल इशू हो, उस पक्ष पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। अन्य आयाम तो लिखेंगे लेकिन उस पर थोड़ा सा फोकस ज़्यादा रहेगा। फिर एक चीज़ और कमी हम जो देखते हैं, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, अगर नेशनल इशू पे कोई मुद्दा पे निबंध आपका आ गया तो वहाँ पर देखते हैं कि ग्लोबल लेवल पर तो वो बात करते हैं, नेशनल लेवल पे भी बात करते हैं, लेकिन राज्य लेवल पे बातों को इग्नोर कर देते हैं। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। राज्य के स्तर पे क्या प्रयास, और राज्य ही क्यों, आप एक व्यक्ति हैं, इस कारण आपका भी प्रयास एक महत्वपूर्ण प्रयास होगा, क्योंकि आप एक समाज के अंग हैं। तो अपने तरफ से हर एक व्यक्ति का क्या प्रयास होना चाहिए वो भी आप जरूर लिखिए। चाहे पर्यावरण संरक्षण की बात हो, तो मैं हर एक चीज़ों पे, हम तो कहते हैं स्वतंत्र निबंध जो है क्या है, जिसमें कोई बंधन नहीं है। आप अपने मौलिक चीज़ों को उसमें डालिए ना। क्यों बड़े बड़े रिसर्चर के कोटेशन को आप वहाँ पुट कर दे रहे हैं, हेडिंग में ही डाल रहे हैं। किताब छापने की वो परिपाटी हो सकती है, लेकिन अच्छे निबंध का क्या मानक वो हो सकता है। आपने अपनी मौलिकता नहीं दिया, आपने अपने तरफ से उन चीज़ों पर अपनी राय नहीं दी, और किसी व्यक्ति के, तो वो तो आपका कोटेशन नहीं है ना, वो तो आपका संदर्भ नहीं है उस चीज़ पे। तो बेहतर तुलनात्मक ये नहीं है उद्देश्य कि आप 120 नंबर, 30 नंबर, 40 नंबर पालें। कोशिश ये होना चाहिए कि आप 160-70 के रेंज में कैसे आएँ। और निबंध में इस बार चुनौतियाँ रहेगी, क्योंकि बच्चे लिखने का अभ्यास नहीं करते हैं। मैं पहले बार भी, ये ट्रेंड जो है 68वें में और घट गया, क्योंकि निबंध आया, सभी लोग कहे कि हम पढ़ेंगे ही, और पढ़ने के बाद क्या स्थितियां हैं
कि अभी लगातार फ़ोन आ रहे हैं कि सर मिस हो गया, हम लिखना चाहिए था, लिखने वाला काम नहीं हुआ है, सारा चीज़ कर लिया, अब कैसे करें, क्या करें। तो यही बात कहूँगा कि जो लोग 69 के लिए भी जो तैयारी कर रहे हैं, अब सिलेक्शन अगर पाना है, नए बच्चे भी जो हैं या पुराने जो बच्चे हैं, आप टेस्ट लेखन अभ्यास आप नहीं करेंगे और एटेंडम आप सोचेंगे परीक्षा में आप बेहतर लिख के चले आएँ, तो ये संभव नहीं है। आप जीएस का ही पार्ट हो, जीएस के पार्ट में फिक्स क्वेश्चन है, हिस्ट्री में क्या आना है, पॉलिटी में क्या आना है, थोड़ा बेहतर लिख के अभी से जाएंगे। आईआर का क्वेश्चन है तो वहाँ पर सूचकांक महत्वपूर्ण हो जाता है। करेंट वाले इशू में एक सूचकांक को अच्छे ढंग से हम देख के जाएंगे। प्रेस वाला सूचकांक हो गया, मानव विकास सूचकांक हो गया, खुशहाली सूचकांक हो गया, भुखमरी वाला सूचकांक हो गया, उसमें देख लेंगे स्थिति क्या है, क्या क्या मानक है, उसके आधार पर विश्लेषण कर लेंगे। फिर उसके बाद एक संगठन से क्वेश्चन आएगा। तो टेस्ट सीरीज जो हम लोग चलाते हैं उसमें भी सूचकांक को ध्यान में रखते हैं, एक आपको संगठन को ध्यान में रखते हैं। G20 का सम्मेलन होने वाला है तो उसको लेकर क्वेश्चन जो है कि आपको संघाई सहयोग संगठन क्वेश्चन बन सकता है, बिम्स्टेक बन सकता है। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो फिर आपको विभिन्न देशों के बीच जो ग्रुप बन रहे हैं नए नए, चाहे क्वाड का बात हो, IU2, तो ये सभी जो क्वेश्चन हैं वो उसका क्या रूपरेखा हो, कैसे आप बेहतर ढंग से लिखा जाए, क्योंकि आईआर में तो 3-4 क्वेश्चन उसी में रहता है और जो 4 पार्ट उसमें चर्चा किया गया है, क्या आप उसमें चारों पक्षों पर आपने फोकस किया या नहीं किया, ये डिपेंड करता है आपको नंबर आपको क्या मिलेगा। तो अच्छे ढंग से जितना आपने किया है, और डीआई का जो लोग प्रैक्टिस नहीं किए हैं उनको भी हड़बड़ाना नहीं है। अब जो है समय कम है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस अभी भी डीआई का आप कर सकते हैं, तो प्रैक्टिस करके थोड़ा जाइएगा डीआई, तो लाभ की स्थिति में रहिएगा, क्योंकि डीआई का इस बार भरपाई संभव नहीं है। तो अभी ये वीडियो बनाने का औचित्य वही है कि आप लास्ट समय में क्या करें, कैसे बेहतर करें, कैसे किन चीज़ों के संदर्भ में कम से कम ऐसे का फॉर्मेटिंग कर लीजिए। जैसे 10 जो है कि आपको नेशनल इशू देख लेंगे, 10 जो 5-6 आप राज्य वाले तैयार कर लीजिए, और अमूर्त निबंध में जो है कि वहाँ पे वैचारिक चीज़ें हैं तो वहाँ पे सोच को जो है संरचनात्मक दृष्टिकोण से वहाँ पर चीज़ों को पहले अच्छे ढंग से फॉर्मेट में कर लेंगे, उसके बाद लिख लेंगे। अभी जो है निबंध बेहतर कैसे लिखा जाए, तो इसके लिए न्यूज़पेपर पढ़ना होगा, विभिन्न मुद्दों को समग्रता से समझना होगा, तभी आप निबंध बेहतर लिख सकते हैं। बहुत सारे लोग की डिमांड थी कि हम लोग क्लास शुरू करें। मैंने तो पहले भी बोला था कि टेस्ट सीरीज मैं शुरू करूंगा, और टेस्ट सीरीज जो है कि किया भी गया, अच्छे ढंग से प्रयास किया गया कि आप लोग करें। तो अगले में जो लोग हैं बचे हुए, रेस्ट में जो 69वीं बीपीएससी देना है, 68वीं तो मान लिया जाए अब होने वाला है, तो उत्तर लेखन प्रक्रिया से आप लोग जरूर जुड़िए, ताकि आप में कॉन्फिडेंस आ पाए, अभ्यास आप कर सकें। और अगर अच्छे ढंग से आप तैयारी कीजिएगा तो 69वीं बीपीएससी में भी अच्छी खासी सीटें आने वाली हैं, तो उसमें भी मौका रह सकता है। और 68वीं के लिए जो आपको बताया गया है वो उस चीज़ों पे काम कीजिए थोड़ा, और समय तो कम है, लेकिन एक बेहतर अगर प्रयास इधर कर लेते हैं तो निश्चित रूप से कम 40-50 नंबर तो मैनेजमेंट के बल पे बढ़ाया ही जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों का प्यार बना रहे, और सभी लोग जो मेंस में बैठ रहे हैं उनके लिए शुभकामना है हमारी तरफ से, हमारे संस्थान की तरफ से। निश्चित रूप से आप लोग बेहतर करें और सफलता जरूर पाएं, और आगे जो चीज़ें होगी, इंटरव्यू का जो चीज़ है उस पर तो हम लोग काम करते ही रहते हैं, और आप लोगों का प्यार ही है कि रैंकर्स व्यू से हमेशा इंटरव्यू के टॉपर आते रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप लोग काम कीजिए अच्छे ढंग से, और फुल कॉन्फिडेंस में आकर एग्जाम दीजिए। ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना जरूरी है सफलता के लिए। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।